नमस्कार दोस्तों आज के इस खास वीडियो में आप सबका स्वागत है। मैं हूं दिवाकर झा, जीएसटी इंस्पेक्टर मुंबई। दोस्तों अभी जो एपिसोड स्टार्ट हुआ है उसका नाम है सक्सेस स्टोरी। सक्सेस स्टोरी में हम लोग क्या कर रहे हैं कि जो भी बच्चे ऑलरेडी सिलेक्टेड हैं, जिनका रिजल्ट अभी हाल फिलहाल में आया हुआ है एसएससी कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल का, उनसे हम लोग बात करते हैं और जानते हैं कि कैसे कैसे उन्होंने तैयारी की, जो 4 सेक्शन है उसकी तैयारी कैसे की है उन्होंने, और तैयारी के क्रम में जो अप्स एंड डाउन्स आए, जो निगेटिविटी आए, उससे कैसे कम आउट किया उन्होंने अपने आप को, और जो तैयारी का जो समय है वो कितना लगा उनको, कौन सा अटेम्प्ट में वो पास किए हैं। इन तमाम तरह की बातों को लेकर ये एपिसोड हम लोगों ने स्टार्ट किया है। जो पहला वीडियो अपलोड हुआ है, जो ऑलरेडी आप लोगों ने शायद देख रखा है, अगर आपने नहीं देखा है तो वो देख लीजिएगा। वो विक्की कुमार विकास जी का, जो एसएससी 2018 जो सीजीएल एग्जाम है वो क्रैक किया है, उसका उनका जो इंटरव्यू है वो हमने अपलोड किया हुआ है, वो आप देख लीजिएगा जिन्होंने नहीं देखा है। और आज जो हम लोग दूसरा वीडियो हम लोग अपलोड कर रहे हैं, ये वीडियो है श्रेया जी का, श्रेया सिंह। श्रेया सिंह के बारे में मैं बताना चाहूँगा कि ये एक लड़की है जो कि झारखंड की रहने वाली है। और झारखंड में एक जगह है, आप लोगों को पता होगा, झुमरी तलैया, झुमरी तलैया की रहने वाली है। और सबसे खास बात है इनकी कि ये फर्स्ट अटेम्प्ट में इन्होंने ये क्रैक किया है। मतलब ग्रेजुएशन होते होते, ग्रेजुएशन कंप्लीट करते करते इन्होंने ये मुकाम हासिल किया है। आखिर श्रेया ने ये कैसे किया, कैसे उन्होंने तैयारी की, और तैयारी के क्रम में जो अप्स एंड डाउन्स आया उसको कैसे कम आउट किया, और तमाम तरह की बातें, कौन सी बुक्स पढ़ी, कौन सा यूट्यूब देखा, कौन सा चैनल को वो जो है रेगुलर वॉच करती थी, ये तमाम तरह की बातों पर हम लोग जो है प्रकाश डालेंगे और सीधा श्रेया से पूछेंगे उनकी जर्नी और उनकी सक्सेस स्टोरी। चलते हैं सीधा श्रेया के पास। चलिए श्रेया जी, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। थैंक यू सर। और ये जो इंटरव्यू है ये आपके सक्सेस के ऊपर है, जैसा कि आपने बताया मुझे टेलीग्राम पर कि आपका सिलेक्शन हो गया है। तो उस सक्सेस के लिए, उस आपका जो सफलता है, इसके लिए हमारी तरफ से बहुत 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 शुभकामनाएं, हार्दिक शुभकामनाएं आपको। थैंक यू सो मच सर। और आज जो है आपका यूट्यूब चैनल पर जो आप आई हुई हैं, ये हमारा मकसद सिर्फ इतना है कि आपके जैसे, जो जहां से आप आ रही हैं, जिस बैकग्राउंड से आप आ रही हैं, वहां पर जो लड़कियां होंगी वो भी आपसे इंस्पायर हो सकती है आपकी स्टोरी से। तो ये जो एपिसोड मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, ये एपिसोड है कि जो लोग सक्सेस हुए हैं, खास करके अभी 2018 जो एसएससी का रिजल्ट आया है, उसमें एक एक करके मैं चाहता हूं कि जो लोग आगे आए, मतलब लोगों को बताएं कि अपनी स्टोरी से कि कैसे उन्होंने तैयारी किया, क्या सर्कमस्टांसेस थी, और क्या क्या चैलेंजेस आए, कैसे आप कम आउट हुए अपने तैयारी के दरमियान, क्या होता है, निगेटिविटी भी आती है। इन सभी बातों पर हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। तो यस सर। सबसे पहले जो है हमारे जो व्यूवर हैं, ये आपके बारे में जानना चाहते हैं कि आप अपने बारे में बताइए, नाम, कहाँ की रहने वाली हैं, और थोड़ा ब्रीफ में बताइए आपके बारे में। यस सर। हेलो एवरीवन, मेरा नाम श्रेया सिंह है। मैं झुमरी तिलैया झारखंड से बिलोंग करती हूँ। मैंने इस साल एसएससी सीजीएल 2018 का एग्जाम क्लियर किया है। मेरी रैंक 1892 रही है, जिसके थ्रू मुझे एक्साइज इंस्पेक्टर की पोस्ट मिली है। मेरी सारी स्कूलिंग तो अप टू क्लास 10th तक मैंने अपने होम टाउन से ही करा है। 10th में मेरे 8.8 सीजीपीए थी। 12th मैंने रांची से की है, वहाँ मेरा साइंस स्ट्रीम था और मेरी परसेंटेज 91.6% थी। फिर मैंने ग्रेजुएशन विवेकानंद कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी से किया है। कॉलेज में मेरा कोर्स मैथ्स ऑनर्स था और वहाँ पे मेरी एग्रीगेट 8.135 सीजीपीए रही है। और बाकी तो मेरे घर वालों का इसमें बहुत बड़ा हाथ रहा है। जैसा कि आपने कहा कि हर किसी की अपनी अलग स्टोरी, अपनी अलग स्ट्रगल्स होते हैं, तो सबको उसी को ओवरकम करके आता है। और प्लस ये एसएससी सीजीएल ऐसा एग्जाम है जिसमें बहुत लंबा टाइम पीरियड इसने ले लिया एक रिजल्ट देने में। एक साल, 2018 का रिजल्ट आफ्टर 3 इयर्स आया है। तो हमने वो पूरी जर्नी जो थी वो काफी अप्स एंड डाउन्स, लोगों को आंसर करना पड़ता है कि तुम क्या कर रही हो, आखिर दिल्ली में रह के क्या कर रही है। तो लोग भी चाहते हैं कि वो रिजल्ट आए, और मतलब कोई बच्चा बोले भी तो क्या बोले कि हाँ मैंने मेहनत की है, बस वो रिजल्ट अभी आ नहीं रहा है।
जी जी, मैंने तो सही अपने बात। तरफ से फुल एफर्ट डाला है, वो बस रिजल्ट आने की देर है। आप सबको आंसर मिल जाएगा कि हाँ मैं दिल्ली में रह के कुछ और नहीं बल्कि बस पढ़ाई कर रही थी, और अपने मम्मी जी पापा जी का भरोसा मेरे साथ था, तो उन्होंने हमेशा मेरा सपोर्ट दिया और जी जी इनकरेज किया हमेशा। जी, बहुत बढ़िया, यस। सुपर। ये बताइए कि जैसे गवर्नमेंट जॉब में आप आ रही हैं, आप जैसे दिल्ली में आपने पढ़ाई किया, ग्रेजुएशन आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी से हुआ है, तो वहां पर तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो यस। आखिर आप गवर्नमेंट जॉब की तरफ जो झुकाव है आपका, वो गवर्नमेंट जॉब की तरफ क्यों आई और कैसे आई? इसके पीछे कोई स्टोरी है? पहली चीज तो ये कि पापा मेरे बैंक ऑफ इंडिया में काम कर रहे हैं। अभी फिलहाल वो रिटायर हो गए, पर पापा क्योंकि बैंक एम्प्लॉय थे, तो पापा का हमेशा से ये मन था कि मेरी जो दोनों बेटियां हैं वो गवर्नमेंट सर्विस में जाए। तो एक बड़ा फैक्टर तो हमेशा से ये रहा। दूसरी चीज ये रहे कि आफ्टर सेकेंड ईयर, अपने मतलब सेकेंड ईयर में आते आते ग्रेजुएशन के, मुझे ये समझ में आ गया था कि ये मैथ्स ऑनर्स तो मेरे बस की नहीं है। अब मैं आगे इसमें नहीं बढ़ना चाहती और मैं मास्टर्स यहाँ नहीं करना चाहती। तो ओके। अगर मास्टर्स नहीं करना है तो फिर क्या करना है, ये सवाल था कि उसका भी जवाब देना होगा घर वालों को कि मास्टर्स नहीं तो फिर क्या। तो इसलिए फिर मैंने खोजबीन शुरू की कि गवर्नमेंट सर्विसेज में और क्या ऑप्शंस होते हैं। हम्म। अदरवाइज प्राइवेट में भी जाने के लिए डायरेक्ट ग्रेजुएशन, मतलब क्योंकि टेक्निकल बैकग्राउंड नहीं है, नॉन टेक्निकल स्टूडेंट्स को काफी दिक्कत होती है डायरेक्ट मैथ्स ऑनर्स से तो नहीं, और होती भी है अगर रिक्रूटमेंट तो काफी कम पे स्केल में होती है। तो इसलिए और पोस्ट ग्रेजुएशन करना नहीं था गवर्नमेंट सर्विस के लिए, फिर मैंने सोचा। प्लस एक और फैक्टर ये है कि आगे चल के मैं यूपीएससी की तैयारी करना चाहती हूँ, पर उतना कॉन्फिडेंस नहीं था खुद में। प्लस मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट भी रहूं कि हाँ मैं दिल्ली जैसे बड़ी जगह पे सस्टेन करना, कब तक आखिर घर वालों से पैसे मांगने, तो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट भी होना था। तो फिर मुझे एसएससी सीजीएल एक अच्छा ऑप्शन लगा कि हाँ इसमें पोस्ट भी अच्छी है, और अगर मैं कर लेती हूँ तो कॉन्फिडेंस पे मिलेगा मुझे। ये मैंने खुद को टारगेट दे रखा था कि मुझे फर्स्ट अटेम्प्ट में ही एनी हाउ निकालना है, चाहे जो हो जाए। तो वेरी गुड। वो चीज, ये टारगेट मेरा था, वरना मेरा जो प्लान ए है वो प्लान बी के वजह से डिस्टर्ब ना हो, एक बार में निकले और इधर से खत्म होकर यूपीएससी में शुरू कर दूं, उसमें और डिले ना हो। ओके, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तैयारी जो है, जैसे आपने बताया कि जब आप ग्रेजुएशन कर रही थी उसी से मैं स्टार्ट कर दिया था, राइट? सेकंड या थर्ड ईयर में स्टार्ट कर दिया था? हाँ सर, थर्ड ईयर में मैंने सर्च किया। थर्ड ईयर के जो फिफ्थ सेमेस्टर पहला होता है थर्ड ईयर का, उसमें हम्म। मैंने सर्च किया, लोगों से पता किया। जो लास्ट सेमेस्टर होता है सिक्स सेमेस्टर से मैंने, मतलब जनवरी 2018 से मैंने प्रिपरेशन करनी स्टार्ट कर दी थी। ओके, जनवरी 18 से स्टार्ट किया और जून में मेरे ख्याल से इसका प्रीलिम्स था, टीयर 1 जो है जून में था, राइट? जून 2019 में टीयर 1 था। ओके, तो आपने 18 से स्टार्ट किया था, मतलब आपके पास हाँ 18 टीयर से। 1 के लिए 1.5 ईयर था, करेक्ट? हाँ सर, वो हाँ, आपके पास ऑल्दो लगभग मेरा 1.5 साल। प्लान तो यही था। हाँ हाँ। हाँ सर, लेकिन बीच में प्लान तो आपका यही था कि फाइनल ईयर, जी जी, बीच में आपका सॉरी सर, आप फाइनल ईयर बोलिए। का भी एग्जाम था, उसकी भी तैयारी करनी थी और हाँ साथ में टीयर फाइनल 1 ईयर भी का देना भी। था। तो हाँ सर, इस तरह से जैसे अगर जैसे वो आपको। 2018 वाला पेपर उसी साल हो जाता। जी जी, बताइए बताइए। हाँ सर, अगर वो उसी साल पेपर हो जाता 2018 में ही, तो मैं तभी अटेम्प्ट करती, पर वो पेपर 2017 के रिजल्ट का जो कोर्ट केस था उसकी वजह से डिले होते गया, और वो फिर हम्म। जून 2019 में हुआ। अदरवाइज अगर वो तब भी होता तो मैं अटेम्प्ट करती। ओके, मतलब अच्छा हुआ कि डिले हुआ, आपके पास टाइम मिल गया टीयर 1 पे अच्छे से तैयारी करने की, राइट? तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चीजें होती है, दोनों तब चीजें भी हैं। होता तो। आप जब हाँ। तैयारी के लिए एंटर की थी उस समय बहुत सारे जॉब हैं, इसमें लगभग 50 तरह के जॉब हैं एसएससी सीजीएल में। तो कौन सा जॉब हाँ जो है आपका ड्रीम जॉब है? किस जॉब को लेके आप टारगेट सेट कर ली कि हाँ मेरे को ये चीज तो बनना ही है, जीएसटी इंस्पेक्टर बनना है, इनकम टैक्स? क्या था आपका ड्रीम जॉब या क्या है आपका ड्रीम जॉब? सर, एसएससी सीजीएल के थ्रू तो मैं मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एक्सपेक्ट कर, मतलब चाहती थी, पर चाहती उसकी थी। कट ऑफ काफी हाई होती है। तो वो हम्म। तो मुझे नहीं मिली, पर अब मैं दोबारा सीजीएल नहीं दूंगी।
तो हाँ हाँ, कोई बात नहीं ये अगर। हाँ बहुत अच्छा डिसीजन है आपका, और बहुत अच्छा मैसेज भी है उन लोगों के हाँ लिए जो बार बार एसएससी देते रहते हैं। मैं अक्सर मेरे वीडियो में बताता हूँ कि अगर एक बार आप एसएससी दे दिए हैं और 4600 ग्रेड पे का जॉब अगर आपको मिल चुका है, तो फिर आप आगे निकलिए। जब तक आप आगे नहीं निकलेंगे तब तक आगे का फिर आपको मजा नहीं आएगा ना। आगे यूपीएससी है, बीपीएससी है, या स्टेट पीसीएस, जो भी स्टेट है आपका, उसकी तैयारी करना चाहिए। ये हाँ। बहुत अच्छा आपका डिसीजन है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि जैसे फाइनल ईयर का आपका एग्जाम हो चुका है, बीएससी फाइनल ईयर का, और उसके बाद आप जो है टीयर 1 के लिए तैयारी स्टार्ट कर दी, ठीक है? तो वो जो तैयारी था टीयर 1 तक का, यस उसके सर। बारे में थोड़ा बताइए, कैसे आपने प्लान किया टीयर 1 का? सर टीयर 1 के लिए सबसे पहले तो मैंने काफी सारे मॉक्स लगाए थे। और टीयर 1 बेसिकली मॉक में मैंने एक चीज जो मुझे ऐसी लगी कि हाँ मैंने काफी सही की थी, वो ये थी कि टीयर 1 60 मिनट्स का होता है। और मैं जब मॉक देती थी तो मैं खुद अपना मॉक 50 मिनट्स या 55 मिनट्स के बाद उसे बंद कर देती थी, मैं सबमिट कर देती थी 50 मिनट्स के बाद या 55 मिनट्स के बाद। ये 10 मिनट मैंने ये सोचा था कि हाँ जब मैं एग्जाम रियल टाइम एग्जाम एनवायरनमेंट पे जाऊंगी तो अगर अगर मैं नर्वस हो गई तो वो 10 मिनट का मेरे पास बफर टाइम रहेगा, तो मैं कोप अप कर पाऊंगी। या फिर अगर एग्जाम में कोई सरप्राइज एलिमेंट आता है, कोई सरप्राइज क्वेश्चन आता है मैथ्स से रिलेटेड, या कोई सेक्शन टफ हो जाता है, तो मैं उस 10 मिनट में वो कवर अप कर लूंगी। या कुछ छूट जाता है विद इन दैट टाइम लिमिट, तो वो मैं तब कवर अप कर लूंगी। तो मेरा माइंडसेट ही ऐसा था कि ये एग्जाम मेरा टीयर 1 का 50 मिनट का ही है, और वो 10 मिनट मेरे पास बोनस पॉइंट है कि मैं वापस से रिविजन कर सकूं। पहली चीज तो मैंने टीयर 1 के लिए ये की थी। प्रीवियस ईयर मैंने बहुत 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 रेगुलस उसके लिए रिवाइज किया था प्रीवियस ईयर। इनफैक्ट एक टाइम ऐसा आया था कि मतलब एटलीस्ट 2 बार तो मैंने किया ही था, प्लस एक कॉपी मैंने अलग से बनाई थी प्रीवियस ईयर के लिए और मॉक के लिए। और मैं जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस, सारे क्वेश्चंस उस कॉपी में लिखती थी पॉइंट टू पॉइंट। मैथ्स के जो टफ क्वेश्चंस लगे वो मैं अलग से मॉक देने के बाद उससे भी वहां पे लिखती थी, ताकि मैं एक हैबिचुअल हो जाऊं ऐसे क्वेश्चंस के लिए। हम्म। और एक दो बार ऐसा हुआ कि मैंने प्रीवियस ईयर दोबारा जब लगाया तो मेरे 200 में से 200 मार्क्स आए, क्योंकि और वो उस हार्डवर्क का नतीजा था कि हाँ मैंने जब इतना टाइम उधर डिवोट किया तो वो उसका इम्पैक्ट मुझे दिख रहा है। क्योंकि एसएससी में काफी क्वेश्चंस रिपीट होते हैं तो प्रीवियस ईयर देने से काफी फायदा था इसीलिए। और इंग्लिश में भी, इंग्लिश वाले सेक्शन का भी मैं हर मॉक के बाद ये करती थी कि जो सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, इडियम, फ्रेजेस या वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन उस मॉक में आए हैं वो मैं लिख लेती थी। तो लिखने से वो ज्यादा अच्छे से मेमोरी में रिटेन करता था वो चीज। तो तो टीयर मतलब 1 के लिए मतलब तो मैंने श्रेया, ऐसा मैं किया। यहाँ आपको रोकना चाहूंगा। जैसे टीयर 1 में 4 सेक्शन होता है, ठीक है? तो हाँ आपने क्या किया, सीधा मॉक लगाना स्टार्ट कर दिया, या पार्ट वाइज आपने तैयारी की? जैसे पहले मैथ्स का जो टॉपिक है उसको एक एक करके सारे टॉपिक आपने क्लियर किए, फिर इंग्लिश में भी आपने वैसे टॉपिक वाइज तैयारी किया, फिर तैयारी आधा हो गया, पूरा हो गया, फिर मॉक में शिफ्ट किए, या फिर सीधा मॉक स्टार्ट कर दिए, या आपका क्या स्ट्रेटजी था? सर पहले मैंने वो जो मेरे पास कॉलेज का टाइम मिला था ना, कॉलेज लास्ट सेमेस्टर का, वहां हम्म मैंने बेसिक प्रिपरेशन कर ली थी मैथ्स की टॉपिक वाइज। ऑल्दो मेरा 9th-10th का मैथ्स काफी अच्छा था तो वो मेरे लिए एक एज था। तो हम्म मैथ्स की प्रिपरेशन मैंने वहां पे टॉपिक वाइज की थी। इंग्लिश की तब मैंने उतनी ज्यादा प्रिपरेशन नहीं की थी, वो मैंने मॉक के बाद ही करा था जो भी था। सबसे बड़ी गलती तब मैंने ये वो उस टाइम ये की थी कि जनरल अवेयरनेस छोड़ दिया था तब के लिए, कि मैं इधर मैथ्स मेरी अच्छी है, रीजनिंग मेरी अच्छी है, इंग्लिश मैं इसमें कर लूंगी, एसएससी की उतनी टफ नहीं होती है, तो मैं 150 में से 150 तो ले आऊंगी, बाकी ये 50 मार्क्स का देखते हैं क्या करना है। तो अच्छा। जब मॉक दिया तो ये रियलाइज हुआ कि नहीं, ये देखते हैं नहीं कर सकते, कि हो हम्म सकता है कि ये मैथ्स टफ आ जाए उस टाइम का, या बाकी चीजें टफ आ जाए और जनरल अवेयरनेस इजी आ जाए। मैं भागती इसलिए थी इससे क्योंकि जो 10th तक मुझे ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी ये तीनों चीजें बिल्कुल पसंद नहीं थी, और 10th जब खत्म हुआ तो मैं बस इसी चीज के लिए खुश थी कि चलो अब इस चीज से छुटकारा मिला, एसएसटी जैसे सब्जेक्ट से छुटकारा मिला। अब मुझे अपनी दो ही फेवरेट चीजें पढ़नी है, वो है साइंस और मैथ्स। हम्म। बट जिस चीज से जितना दूर भागो वो वापस आता ही है, वही मेरे साथ हुआ कि
ये चीजें वापस आई और एक अच्छा हुआ, मतलब मेरे लिए बहुत अच्छा हुआ कि मैंने वापस से उसकी तैयारी की। और मुझे ये बहुत मतलब पॉलिटी पढ़ने में काफी इंटरेस्ट आया और हिस्ट्री पढ़ने में काफी इंटरेस्ट आया, जो कि आगे मेरी यूपीएससी जर्नी में मुझे काफी हेल्प करेगा, ऐसा मैं मानती हूँ। तो इस तरीके से फिर मैंने मॉक्स, उसके बाद पहले मैंने मॉक से पहले मैथ्स अच्छे से बेस प्रिपेयर कर लिया था, और बाकी चीजें मॉक दे करके मुझे समझ में आई कि ऐसे ऐसे करना है, तो फिर मैंने उसके अकॉर्डिंगली चलिए पढ़ा। अभी टॉपिक वाइज बात कर लेते हैं। जैसे मैथ्स का जो वेटेज है वो 250 नंबर का है टोटल, हाँ। और इंग्लिश का भी वेटेज जो है 250 नंबर का है। तो इन दोनों के बारे में बताइए। पहले हम लोग बात कर लेते हैं मैथ्स की। हालांकि मैथ्स, आप मैथ्स ऑनर्स हैं तो मैथ्स तो आपका अच्छा ही रहेगा। फिर भी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम का जो मैथ्स होता है और एकेडमिक जो होता है वो दोनों अलग अलग चीजें होती है। यस। यहाँ पर जो है आपको स्पीड आपको मेंटेन करना है, 40 सेकेंड 1 मिनट में आपको क्वेश्चन करना है। तो इसके लिए कौन सा बुक्स आपने पढ़ा या कोई कोचिंग का नोट्स आपने लिया था? मैथ्स के बारे में थोड़ा सा एलोबरेट कीजिए, मैथ्स का स्ट्रेटजी। यस सर, मैं एक चीज क्लैरिफाई कर देना चाहूंगी सर, जो आपने कह ही दिया वैसे तो, कि मैथ्स ऑनर्स होने का कोई फायदा इधर नहीं है, क्योंकि बेसिक काफी बेसिक वो 9-10 की मैथ्स है यहाँ पे। जो जी। ग्रेजुएशन में तो अल्फाबेट्स आते हैं, तो उधर वो तो कोई रिलेशन ही नहीं था यहाँ पे। हम्म। मैथ्स के लिए मैंने एक राकेश यादव सर की क्लास नोट्स की एक बुक आती है, तो जी मैंने जी। वो किसी यूट्यूब के ही किसी टॉपर के इंटरव्यू से मुझे पता चला था कि ये काफी अच्छी है और रेलेवेंट है, तो मैंने वो बुक खरीदी थी। उससे मुझे टॉपिक वाइज चीजें पता चली, उन्होंने काफी बेसिक से हाई लेवल तक काफी अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा था। तो मैं उसके और वो जो नोट्स है वो क्लास वाइज डिवाइडेड है, तो हम्म। मैं उसके नोट्स का हर दिन पर डे 2 क्लासेस में खुद से पढ़ती थी, उससे समझती थी, और समझना आसान था। चीजें पहले से क्लियर थी मेरी, जैसे क्वेश्चन को एक्स वाई पुट करके सॉल्व करना, वो सब तो आता था, वो याद था 9-10 वाला, पर शॉर्टकट कैसे ये करना, शॉर्ट अप्रोच कैसे करनी है, वो उस बुक से मुझे मल्टीपल बार करते पढ़ते पढ़ते मुझे समझ में आया कि अच्छा ऐसे करना है। मैं क्वेश्चन देखती थी, फिर खुद से सॉल्व करती थी, फिर सर का अप्रोच देखती थी। उनकी ही कुछ यूट्यूब पे वीडियोस भी थी राकेश यादव सर की, जैसे मुझे डायरेक्टली नोट से उनका सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं समझ में आया था, उसमें मुझे प्रॉब्लम हो रही थी, तो फिर मैंने यूट्यूब पे भी देखा, तो कुछ वीडियोस उन्होंने फ्री डाल रखी थी, तो उससे मुझे काफी परसेंटेज, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ये सारी चीजों में फायदा हुआ, वो मैंने यूट्यूब से उनका पढ़ा था। प्लस मैथ्स के लिए मैंने किरण पब्लिकेशन की प्रीवियस ईयर टाइप वाइज, उसमें चैप्टर वाइज तो है ही, और उसमें टाइप वाइज है, तो एसएससी जितने भी एग्जाम्स कंडक्ट कराती है उसका एक टाइप का क्वेश्चन जैसे टाइप 1 में कर दिया, फिर टाइप 2 में कर दिया, डिफरेंट एसएससी के एग्जाम्स की कंपाइलेशन है उस बुक में। जी। और वो बुक इतनी मोटी थी, तो वो बुक देखकर मुझे काफी डर लगता था, तो मैंने उससे उस बुक को चैप्टर वाइज फाड़ लिया था, ओके। फाड़ के और उसे स्टेपल कर दिया था, जैसे टाइम एंड वर्क का एक इतना छोटा सा वो शीट बन गया मेरे लिए। तो वो काफी हैंडी था कि अगर मैं कहीं जा रही हूँ या बस से ट्रैवल कर रही हूँ या मेट्रो से ट्रैवल कर रही हूँ, तो मैं वो शीट और एक रफ पेपर हमेशा अपने बैग में रखती थी। कभी भी मुझे टाइम मिलता था तो हाँ, बनाना है या पढ़ना है, तो मैं वो उस तरीके से वो बना लेती थी। और प्लस मैथ्स के लिए मैंने, मैथ्स तो मुझे डेली सॉल्व करना होता था, मैं डेली सॉल्व करती थी, तो मैंने ये 2 से 5 अपना टाइम डिवोट किया था मैथ्स के लिए। कॉलेज से ओके। आकर के जो मुझे 2 से 5 मुझे काफी नींद आती थी, खाना खाने के बाद 1 से 2 हमारा मेस में खाने का टाइम होता था, तो 2 बजे के बाद मुझे काफी नींद आती थी, बट मैंने सोचा अगर यहाँ भी सोने लग गई तो मुझे टाइम कहाँ मिलेगा पढ़ने का। तो मैंने अपने आप को टारगेट दे दिया कि अब टेबल और चेयर पे बैठ जाना है तो बैठ जाना है, उठना ही नहीं है, वहीं सोना है तो वहीं सो जाएंगे, बट उठेंगे नहीं, बेड पे नहीं जाएंगे। तो 2 से 5, और नींद को भी भगाना है तो कुछ ऐसा करो जिसमें इंटरेस्ट हो, तो मैथ्स मेरे लिए वर्क करता था इस मामले में। तो मैं डेली 1 घंटा 20 मिनट का खुद को टारगेट देती थी, और उसमें मुझे एक चैप्टर के, मतलब जो भी चैप्टर हुआ उसके 100 क्वेश्चंस करने होते थे। 1 घंटा 20 मिनट में 100 क्वेश्चंस करने हैं, और मैं उसमें लग जाती थी, मैं टिक मार्क करके बैठती थी कि यहाँ से यहाँ तक मेरा 100 क्वेश्चन खत्म हो रहा है, और यहाँ करके ही उठना है मुझे। मैं वो उतने क्वेश्चंस करती थी और उसके बाद उसे एनालाइज करती थी 5 बजे तक। 2 से 5 के बीच में मुझे ये 100 क्वेश्चन डेली के करने होते थे, तो इस वजह से मैंने किरण काफी बार मल्टीपल टाइम्स मतलब रिविजन हो गई मेरी किरण अगर की। बुक्स की बात करें तो दो बुक्स जो है 2 आपने किया था। एक राकेश यादव सर की जो बुक है, और दूसरा किरण क्लास नोट। पब्लिकेशन की जो प्रीवियस ईयर है या हाँ, चैप्टर वाइज है, ये उसको आपने क्लियर किया था।
कोई यस सर। कोचिंग वगैरह आपने नहीं किया? जैसे दिल्ली में आप रहती हैं तो वहां पर मुखर्जी नगर बहुत फेमस है, तो मेरे वीडियो में भी मैंने बताया था मुखर्जी नगर का इलाका। तो मुखर्जी नगर में तो बहुत सारे बोलते हैं कि कोचिंग की जो मंडी है वहां पर, तो आप उस मंडी में नहीं गई क्या? कहीं कोई नहीं दिखा आपको जो उस मंडी में सबसे अच्छा कोचिंग है, कोचिंग कर लेती हूँ, बहुत लोग कोचिंग करते हैं, तो कोचिंग के बारे सर में क्या है आपका तो आपकी राय? एक तो जो मेरा कॉलेज था वो ईस्ट दिल्ली में था, तो ओके। वहां से मुखर्जी नगर काफी दूर होता था। मेरे हाँ हाँ। क्लासमेट्स जाते थे जो कॉलेज के थे, तो वो बहुत ही एग्जॉस्ट होकर के आते थे। या तो वीकेंड क्लासेस लेते थे तो वो बहुत लंबी क्लासेस कराते थे। वीकडेज हम्म में हमें कॉलेज के बाद अगर जो जाता था तो वो आके रिवाइज ही नहीं कर पाता था। हम्म। तो मैं कभी फिर, इसीलिए मैंने सोचा इसमें तो कोई फायदा ही नहीं है, एक तो इतना दूर जाना आना ट्रैवल करने में तो हालत ही खराब हो जाती है। तो फिर हम्म। मुखर्जी नगर तो मैं कभी गई ही नहीं। सुना है कि लोग जाते हैं कोचिंग वहां पे, काफी फेमस है, बट मुझे तो वहां के कोचिंग्स के बारे में पता भी नहीं है कि कौन चलिए, सी बहुत अच्छी है। मतलब दोस्तों आप देख पा रहे हैं कि श्रेया की जो बातें हैं उसमें दो तीन चीजें बहुत यूनिक लग रही है। एक तो कोचिंग इन्होंने नहीं किया है, ठीक है, कोचिंग नहीं किया है। दूसरा फर्स्ट अटेम्प्ट है, मतलब आप सेकेंड ईयर में है, थर्ड ईयर में है। बहुत सारे अभी मुझे कमेंट आए हैं और मेल भी आया है कि सर मैं फाइनल ईयर का स्टूडेंट हूँ, या सर मैं फाइनल ईयर की स्टूडेंट हूँ, मैं कैसे तैयारी करूँ? तो इस इंटरव्यू से आपको ये मैसेज मिलेगा और एक स्ट्रेटजी आप भी बना सकते हैं कि अगर आप फाइनल ईयर में हैं तो एक साल का अगर आप डेडिकेशन लेते हैं तो उस हिसाब से आप श्रेया जैसे अभी जीएसटी इंस्पेक्टर बनने जा रही है, आप भी इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं श्रेया। वो टॉपिक है इंग्लिश, जहां पर लड़ाई मेरी तो अभी भी जारी है। तो आप इंग्लिश की तैयारी के बारे में बताइए, और खास करके जिनकी इंग्लिश बहुत वीक है उनके लिए कोई मैसेज है आपके पास, या कोई जादू का मंत्र है क्या इंग्लिश ठीक करने के लिए? सिर्फ जादू का मंत्र तो मैं नहीं दे पाऊंगी, क्योंकि मेरी भी इतनी तो कोई खास नहीं है इंग्लिश। पर मैं अपनी चीज बता सकती हूँ कि मैंने क्या किया था। तो ठीक। इंग्लिश के लिए किसी यूट्यूब वीडियो से ही मैं भी कुछ कुछ चीजें जो मुझे उनकी अच्छी लगती थी तो वो मैं ले लेती थी। तो हम्म। इंग्लिश के लिए मैंने प्लिंथ टू पैरामाउंट, एक बुक आती है नीतू मैम की, जी इंग्लिश जी। की। तो उसमें उन्होंने इंग्लिश हिंदी में दोनों तरीके से करके काफी अच्छे से चैप्टर वाइज समझा रखा था। प्लस हर चैप्टर के बाद कुछ क्वेश्चंस थे प्रैक्टिस करने को, जो कि मुझे ज्यादा जरूरी थे कि हाँ चैप्टर वाइज अगर क्वेश्चंस मिल जाए तो अच्छा रहेगा। तो मैं हम्म वैसे करती थी। कुछ मेजर पोर्शन जैसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन वगैरह के काफी ज्यादा क्वेश्चन आते हैं टीयर 2 में, तो हम्म। उससे रिलेटेड तो उन्होंने काफी सारे क्वेश्चन इस बुक में दे रखे हैं। तो इस मामले में मुझे अच्छा लगा। मैं उसके 60 क्वेश्चंस ऐसे करने की कोशिश करती थी अगर है तो। और उसके हम्म बाद फिर मैं आंसर्स चेक करती थी, क्या गलती, जो सही है तो ठीक है, क्या अगर गलत है तो क्या गलत है उसमें, वो चेक हम्म। करती थी। और फिर उसी बुक में उन्होंने लास्ट में सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, इडियम्स, फ्रेजेस की एक कंपाइलेशन टाइप की चैप्टर वाइज कंपाइल करके दिया। उससे भी मैंने वो चैप्टर वाइज पढ़ लिया था उस बुक से थोड़ी। हम्म। तो वो भी मैं जहाँ बस पे अगर गई तो देखना है बस में भीड़ है या सीट मिल गई तो ऐसे निकाल के देख लिया, क्योंकि करने को कुछ है नहीं। तो हम्म। ये ट्रैवलिंग वाला टाइम काफी अच्छा होता है, और वो छोटे छोटे मोमेंट्स अगर आप चुरा चुरा के पढ़ते हैं तो खुद को भी अच्छा लगता है कि हाँ मैंने आज पढ़ाई की है, कुछ एफर्ट किया है और मुझे इसका हम्म। रिजल्ट मिलना चाहिए। तो ये वेरी गुड। इंग्लिश के लिए हुआ ऐसे। बहुत बढ़िया, मुझे भी अपने कॉलेज के दिन याद आ गए। जब मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ता था तो मैं भी बस में बैठकर पढ़ाई किया करता था। खैर, इंग्लिश जो है वो नीतू मैम की बुक को आपने लगभग बोलते हैं कि चाट गए थे, अच्छे से रट लिए थे एक एक चीज। वोकेबलरी के लिए क्या नीतू मैम की जो बुक है वो काफी है वोकैब के लिए, या उसके अलावा भी कुछ आपने किया था वोकेबलरी के लिए? क्योंकि मुझे लगता है कि वोकेबलरी सेक्शन बहुत ही मायने रखता है, डिसीजन रहता है, मतलब डिसाइडिंग रहता है कि अगर आपका वोकैब अच्छा है तो 200 में 190 180 प्लस जो मार्क्स लेके आते हैं बच्चे, वोकेबलरी उनका बहुत ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए। तो आपने इसके लिए क्या क्या किया था? सो मैंने तो प्रीवियस ईयर के मैं प्रीवियस ईयर अगर अटेम्प्ट करती थी तो मैं सिर्फ ये नहीं कि अगर वही करेक्ट है मतलब उस क्वेश्चन में अगर वही ऑप्शन करेक्ट है तो सिर्फ वही देखूंगी। मैं हम्म। बाकी जो 3 ऑप्शन जो बचे, रिमेनिंग बचे हुए ऑप्शन है, मैं उसके बारे में भी अगर मुझे वो हार्ड वर्ड लग रहा है तो मैं उसके बारे में भी लिखती थी। तो इस तरीके से काफी सारी वोकेबलरी मतलब
हो गया, अच्छे से आपने हो क्लियर किया। जाता। मतलब दो चीजें हैं श्रेया के अनुसार, कि एक तो नीतू मैम की बुक इन्होंने किया था और किरण पब्लिकेशन की प्रीवियस ईयर। मतलब प्रीवियस ईयर तो आपका बोलिए रामबाण है, क्या बोलते हाँ। हैं, रामायण महाभारत गीता कुरान शरीफ, आप समझ लीजिए। जो हम्म। प्रीवियस ईयर है वो तो आपको करना ही करना है। उसके अलावा जो है आप नीतू मैम की जो बुक है उसको आप ऐड कर सकते हैं। व्हाट अबाउट रीजनिंग, रीजनिंग के लिए कुछ किया था आपने या ऐसे ही हो गया था? सो रीजनिंग मैंने एसएससी के लिए तो मॉक के थ्रू ही किया है। मैं हम्म साइमल्टेनियसली बैंक की भी प्रिपरेशन करी थी, तो हम्म। उसकी रीजनिंग काफी हाई लेवल होती है, तो उसके वजह से इधर की तो काफी इजीली कवर हो गई थी। इसमें मुझे ज्यादा, अलग से मैं कुछ नहीं प्रैक्टिस भी चाहिए। नहीं करती थी रीजनिंग की अलग से, बस जो मॉक दे दिया वो 25 क्वेश्चन जो कर लिए बस इनफ। हम्म। अच्छा, जीएस के लिए कोई बुक पढ़ा था आपने? क्योंकि आपने बोला कि आपको नींद आती थी ऐसी, एसएसटी अगर आप पढ़ते हैं तो वो नींद गई कैसे? कौन सी बुक से गई या कौन से वीडियो या यूट्यूब चैनल से गई, या सो इंटरेस्ट एक्चुअली जगा आपका? नहीं, मैंने जैसे सब पता करते हैं, फिर इसके लिए भी पता किया मैंने। ल्यूसेंट का नाम आया कि ल्यूसेंट पढ़ जाओ तो हो जाएगा। करेक्ट ये करेक्ट। सिर्फ ल्यूसेंट इकलौती ये बुक थी जो मैंने खरीदी, पर मैंने पढ़ी नहीं एसएससी के लिए, क्योंकि मुझसे ओके। वो पढ़ा ही नहीं गया। वो इस इतने, एक तो मुझे उसमें इंटरेस्ट नहीं, ऊपर से ये बुक इतनी बोरिंग सी कि हाँ, मैं फैक्ट पढ़ ही नहीं फैक्ट। पाई उस। यस हाँ, यस। तो फिर वो बस वो रखा का रखा ही रह गया, खरीद तो लिया पर पढ़ा नहीं। फिर एक फ्रेंड के थ्रू मुझे पता चला, उसने एक वीडियो परचेज कर रखी थी ग्रेड अप पे आसिफ अंसारी सर की। तो ओके। उसने मुझे फ्री में अपना वो आईडी पासवर्ड दे दिया कि हाँ अगर हम्म तुम्हें देखना है तो देख लो। तो हम्म उन्होंने काफी अच्छे से बता रखा था, और वो वीडियो क्लासेस थी, तो मन भी लगा रहा कि हाँ कोई समझा रहा है और वो समझ में आ रहा है। तो फिर मैंने उन उससे पढ़ा, और उसके थ्रू मैंने नोट्स प्रिपेयर किए, और वो काफी अच्छे नोट्स थे मेरे। गलत मतलब दिक्कत ये हुई कि दिल्ली से वापस घर आने के चक्कर में वो इतनी सारी चीजें हो गई, इतने सारे रफ कॉपीज थी जिसमें मैंने मॉक्स और प्रीवियस ईयर ये किए थे, या ये सारे नोट्स थे, और सारे सामान को लेकर के आ नहीं सकती थी, तो मुझे वो सारी चीजें बेचनी पड़ गई। और काफी अरे, बुरा लगा मुझको ये करने में, पर मैं क्या करती। पर मुझे मतलब ये पता आपने, था कि अब मेरा मतलब आपने, सीजीएल का सफर ये खत्म है, और मुझे अब दोबारा नहीं देना है, तो फिर ठीक है। हाँ तो ठीक है ना, दिक्कत क्या है? जो आपका अल्टीमेट गोल था 4600 ग्रेड हाँ। पे आपको मिलना चाहिए, वो मिल गया। हाँ, एमईए जो है वो नहीं मिला, कोई बात नहीं। जीएसटी इंस्पेक्टर भी बुरा नहीं है, बहुत अच्छा जॉब है। हाँ। कोचिंग के बारे में हो गया। यूट्यूब चैनल, कौन कौन सा यूट्यूब चैनल आप देखती थी पढ़ाई के लिए, तैयारी के क्रम में? यूट्यूब चैनल वैसे तो रैंडम रहते थे। एक तो राकेश यादव सर के बारे में मैंने बताया कि वो हम्म उनके चैप्टर वाइज मैंने देखे थे। रेमो सर का एक चैनल है, एग्जामो हम्म अब उसका नाम हो गया, पहले एप्ट्रिक्स हम्म। क्लासेस थी। जी। उन्होंने मैंने मतलब पहले तो मुझे इस चैनल के बारे में नहीं पता चला। टीयर 2 के टाइम पे जो प्रीवियस ईयर 2017 के क्वेश्चंस थे उसमें मुझे काफी दिक्कत आ रही थी, और डाउट्स किससे मैं पूछूं, कहाँ से रिजॉल्व करूं, बुक्स में भी मतलब कुछ ऐसे दे नहीं रखे होते थे। तो हम्म। तब मैंने उनकी प्रीवियस ईयर सीरीज को फॉलो किया था। और उसके बाद मैंने बस उनकी प्रीवियस ईयर सॉल्यूशन ही देखी थी टीयर 2 की। हम्म फिर और एक चैनल मैंने एसएससी पिनाकल क्लासेस करके थी, वो मैंने हम्म टीयर 3 के डिस्क्रिप्टिव के लिए उससे यूज किया था। तो हम्म। ये कुछ तीन थी जो चैनल्स जो मैं फ्रीक्वेंटली आप यूज करती रेगुलर थी। रेगुलर देखती थी? हाँ। तो ऑनलाइन कोचिंग जो होता है, जैसे एक तो यूट्यूब से होता है, और फिर अभी आजकल ऐप वाला भी चल रहा है आजकल, और लोग हाँ। 1000 रुपए में 2000 रुपए में उसको बेच भी रहे हैं कोर्स को। ये ऑनलाइन हम्म। कोचिंग जो है वो कितना हेल्प हो सकता है बच्चों के लिए? कोई मैसेज है ऑनलाइन कोचिंग से रिलेटेड? सब बाकी तो मैंने की नहीं, पर वो जीएस वाली जो मैंने की थी वो मेरे वो लिए आपको हेल्पफुल बहुत थी, क्योंकि हाँ फ्रूटफुल लगा? तब मेरा कॉलेज खत्म हो चुका था, कहीं ना मुझे आना था ना जाना था। तो एक मतलब ऐसा लगता है कि जब फुल टाइम प्रिपरेशन करेंगे तो बहुत अच्छे से कर लेंगे, सब कुछ कर लेंगे, पर तब एक्चुअली कुछ काम नहीं होता, और सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई ऐसा नहीं होता। वो मोनोटोनस सिचुएशन जब आ जाती है तो आपकी प्रोडक्टिविटी घट जाती है बढ़ने के बजाय। तो तब हम्म। मुझे वो काफी अच्छा लगा था कि हाँ कुछ मेरे लिए चेंज था कि मुझे पढ़ना है, या उनकी लाइव क्लासेस आने वाली है तो मुझे बैठ के पढ़ना है। तो वो एक अच्छा फैक्टर था। बाकी मैं मैथ्स और इंग्लिश के बारे में तो नहीं कह सकती, खुद से किया था। अच्छा, मॉक जो है वो कब लगाना चाहिए या पूरे उसके कोर्स बाद? के बारे में मैं नहीं कमेंट कर सकती। जी श्रेया।
श्रेया, एक चीज है कि बहुत लोग पूछते हैं कि सर मॉक कब से लगाना चाहिए। जैसे आज मैं डिसाइड कर रहा हूँ कि एसएससी मुझे देना है, तो क्या अभी से मैं मॉक लगाना स्टार्ट करूं, या इस बारे में आपका क्या ख्याल है? एक मॉक दे के देख सकते हैं, जिससे अपना लेवल पता चले कि हाँ अभी मैं कहाँ स्टैंड कर रही हूँ या कर रहा हूँ। और उसके बाद प्रोग्रेस, मतलब उसके बाद तो फिर देते रहने का कोई मतलब नहीं है, पहले बेसिक्स कंप्लीट कर लेते हैं। मैंने ऐसा किया था कि मैंने बेसिक्स कंप्लीट कर लिए। जो मेरा ग्रेजुएशन का टाइम था तब तक में मैंने बेसिक्स कंप्लीट कर लिए। मेरा पहला एग्जाम था एसबीआई पीओ का, प्रीलिम्स का। तो तब मुझे लगा कि हाँ मैं अगर सिर्फ ऐसे पढ़ते रहूंगी तो नहीं काम चलेगा, प्रीवियस ईयर देखना चाहिए, मॉक एक्चुअली आता कैसे है पेपर वो देखना चाहिए। तो तब मैंने मॉक दिया और उस पेपर में मुझे लगा कि हाँ मैं थोड़ी कॉन्फिडेंटली गई। तो फिर मैंने सोचा अब इसके लिए भी, क्योंकि मेन तो ये है कि एसएससी निकालना है, कुछ भी हो हम्म। जाए। तो इस तब उसके बाद मैंने जून 2018 के बाद मॉक देना शुरू किया था। और ये सबसे ज्यादा मतलब मॉक की फ्रीक्वेंसी मैंने, जब टियर 1 का डेट अनाउंस हो गया कि इस हम्म। दिन है, तब मेरी एक महीने पहले से फ्रीक्वेंसी काफी बढ़ गई कि हाँ अब डेली मॉक देना है। मॉक के लिए भी मैंने एक चीज ये की थी कि एसएससी वाले एडमिट कार्ड तो 2-3 दिन पहले निकालते हैं, पर आपका टाइम स्लॉट वो बता देते हैं 10-15 दिन पहले कि आपका टाइम स्लॉट ये होगा। और मेरी मतलब टियर 1 का जो टाइम स्लॉट था वो 1 से 2 बजे तक था। और ये एक ऐसा मोमेंट होता था जो कि मैंने बताया कि वहां 1 से 2 मेरा मेस का टाइम होता था कि वहां खाना मिलेगा। तो वो 1 से 2 हम खाना खाते थे या मतलब घूमते फिरते थे। उस टाइम कभी मेरा माइंड पढ़ाई की तरफ रहता ही नहीं था, पर टाइम यही था। और मैंने सोचा ये इस टाइम मतलब मुझे अपने माइंड को ये बताना होगा कि हाँ इस टाइम कुछ कोई और चीज का नहीं है, ये मेरा एग्जाम का टाइम है। तो हम्म। जब से मुझे पता चला कि 1 से 2 मेरा टाइम स्लॉट है, मैं खाना नहीं खाने जाती थी। मेरे एक मतलब काफी लोग हॉस्टल में भी अच्छे मिल जाते हैं कभी कभी, तो एक दीदी हम्म। मेरे लिए खाना रख देती थी मेस में। मैं 1 से 2 मॉक देती थी, फिर खाना खाती थी, और फिर खाना खा के आने के बाद वो उसे एनालाइज करती थी। तो ये मैंने एक चीज की थी मॉक से मतलब रिलेटेड। अपनी अपनी आदत में भी आपको बदलाव करना पड़ेगा, अगर एग्जाम का टाइमिंग अगर उस तरह से है। बहुत लोगों का होता है कि 2 बजे 1 बजे सोने का समय रहता है, और स्टूडेंट लाइफ हाँ। में अक्सर होता है खाए और एकदम बायां करवट जो है हम लोग ले लेते हैं। तो ये भी एक यस। चैलेंज था आपके लिए कि एक ऐसा समय जहां पर लोग आराम करते हैं, या आपका भी आदत सोने वाला या आराम करने वाला, मस्ती करने वाला था, पढ़ाई का नहीं था 1 बजे। तो हाँ। ये आपने चेंज किया, और ये इसी का नतीजा है कि आज रिजल्ट आपके पक्ष में है। अ, थोड़ा सा हट के बात करते हैं, आपके हॉबीज वगैरह क्या है, शौक क्या क्या है आपके? डांसिंग में मेरा काफी इंटरेस्ट रहा है बचपन से। मैं डिस्ट्रिक्ट लेवल चैंपियन भी हूँ, कथक में ट्रेनिंग भी है मेरी। ग्रेट तो ग्रेट। डांसिंग एक मतलब अगर कहें तो पढ़ाई के अलावा कुछ और एंटरटेनमेंट में डांसिंग हो जाया करता था, या फिर म्यूजिक सुन लिया करती थी। तब उस समय नॉवेल पढ़ने का भी ये था, तो कभी कभी टाइम मिला तो नॉवेल भी थोड़ा सा पढ़ लिया, तो तो जैसे पढ़ मान लेती लीजिए थी। मॉक अब मॉक अब लगा नहीं रहे है वो हैं, कंटिन्यू। तो हाँ। जैसे ये सब। मॉक लगा रहे हैं, ठीक है, एक बार तो 200 में 200 नंबर आ गया, एक ऐसा हाँ। मॉक सामने आया जहां पर कि 100 नंबर नहीं आ रहे, तो वो जो हाँ। डिमोटिवेटिंग वाला जो होता है कि अरे बेकार हो गया, तो उस समय आप क्या करती थी? उससे कम आउट होने के लिए क्या था आपके पास, औजार क्या था? अ, अ, या तो मैं दोस्तों से बात करती थी। पहली चीज ये हुई कि मैंने अपने एक फ्रेंड से शर्त लगा ली थी कि ये तो मतलब मेरे ये हम दोनों में ये शर्त लगी थी कि तुम निकाल पाती हो या नहीं, और इस वजह से मुझे निकालना ही था। तो ओके। कुछ भी ये होता था तो या तो मुझे वो शर्त वाली चीज याद आती थी कि अगर मेरा नहीं निकला तो मैं क्या करूंगी, और दूसरा कि मम्मी पापा के लिए अब भाई करना तो है, अब कब तक ऐसे पैसे मांग। जबकि कभी घर से पैसों के लिए ये नहीं हुआ, पर खुद से वो हम्म। फीलिंग आ जाती है कि नहीं अब बस अब मेरा कुछ मतलब करने का समय वो है मम्मी दोस्त से पापा के लिए। वो दोस्त से जो आपने ये किया हुआ था, वो चीज जो है वो हाँ। आपको याद आता था, फिर आप पढ़ने बैठ जाती थी, करेक्ट? हाँ। करेक्ट सर। अच्छा, T3 जो टियर 3 है, कंप्रीहेंशन, एशे राइटिंग, लेटर राइटिंग, ये सब जो है प्रेसिज, उसकी यस। तैयारी के लिए क्या सब किए थे आप? कुछ अलग से तैयारी किए थे? कोई बुक्स सर वगैरह मैं पढ़े थे? नहीं, बुक्स तो नहीं पढ़े थे। मैंने एक्चुअली उसकी प्रिपरेशन एक महीने में की।
29 नवंबर 2019 को मेरा IBPS PO मेंस का एग्जाम था, तो और 29 दिसंबर को हमारा टियर 3 का डेट था। तो वो मेरे पास वो एक महीना ही था, क्योंकि उससे पहले मैंने PO मेंस की प्रिपरेशन की थी। एक महीने में फिर मैंने यूट्यूब पे सर्च किया हाउ टू प्रिपेयर फॉर CGL डिस्क्रिप्टिव पेपर। तो उसमें आया वो SSC पिनाकल कोचिंग क्लासेस का। फिर मैंने उसे खोल के देखा, तो उसमें वो मैम काफी अच्छे से बच्चों की भेजी हुई आंसर शीट को डिस्कस करती है कि बच्चों ने ये भेजा या ये गलती किया, किसी ने ये बहुत अच्छा आंसर लिखा। तो स्टार्टिंग में मैंने उनके 8-10 वीडियोस को बस सिर्फ सुना और मतलब देखा। मैंने एक डिस्क्रिप्टिव के लिए काफी पतली सी कॉपी बनाई थी मैंने। कुछ मतलब ब्रॉडली मैंने क्लासिफाई किया कुछ टॉपिक्स को, जैसे इन्वायरमेंट से रिलेटेड अगर मुझे कोई वीडियो का टाइटल दिखा तो मैंने वो खोल के देखा, उसमें कोई अच्छा पॉइंट लगा तो वो मैंने लिखते गई पॉइंट वाइज। फिर ऐसे ही मैंने एयर पोल्यूशन पे पॉइंट्स लिखे थे, वाटर पोल्यूशन पे पॉइंट्स लिखे थे, जो कि मुझे लगा कि एग्जाम से रिलेवेंट है। एजुकेशन पे पॉइंट लिखे थे और एजुकेशन पे ही हमारा टॉपिक आ गया। और एग्जाम से पहले मैं कुछ कोट्स देख करके गई थी, तो वो सारी चीजें मैंने वहां पे यूज की पॉइंट वाइज पहले लिख के। एग्जाम में भी टियर 3 के कॉपी के पीछे वही किसी का सुना ही था, तो कॉपी के पीछे मैंने पेंसिल से, किसी ने बताया था कि मैंने पेंसिल से पॉइंट वाइज लिखा था, क्योंकि एक पॉइंट अगर आप लिख लो तो स्ट्रक्चर देने में ऐसे को काफी अच्छा रहता है। तो पहले मैंने 10 मिनट उसके लिए निकाल रखा था कि जो भी टॉपिक आएगा मैं शांति से पहले पॉइंट्स लिखूंगी, बाकी बच्चे अगर लिख रहे हैं तो लिख रहे हैं, मैं पहले अपना पॉइंट वाइज उस टॉपिक पे लिख लूंगी और फिर लिखने जाऊंगी। तो ये, और मैंने ये जितने भी वर्ड लिमिट थी वहां पे मार्किंग करती थी और फिर पॉइंट्स वहां पे पीछे लिखा पेंसिल से। फिर अपना ऐसे लिखने बैठी। पहले पहले मैंने लेटर अटेम्प्ट किया था, क्योंकि वो रिलेटिवली इजी था, और एक चीज अगर कंप्लीट हो जाए तो माइंड भी शांत होता है कि हाँ मैंने इधर 50 मार्क्स का लिख लिया है और मुझे इधर ऐसे लिखना है। तो पहले लेटर कंप्लीट कर लिया था मैंने, और उसके बाद इधर ऐसे वाली चीज फिर मैंने लिखी, और जो पीछे लिखा था पेंसिल से उसे मिटा दिया कि डिस्क्वालीफाई ना हो जाओ वो करके। काफी हल्के पेंसिल से लिखी थी ताकि डिस्क्वालिफिकेशन वाली चीज ना हो, क्योंकि टियर 3 में काफी डर रहता है कि डिस्क्वालीफाई कर देंगे, थंब इम्प्रेशन का टेंशन कि यहाँ या साइन नहीं करना भूलना है, काफी चीजें चलती रहती है। तो ऐसे मैंने टियर 3 के लिए किया था। बहुत बढ़िया। मतलब दोस्तों आप देख पा रहे हैं कि साम दाम दंड भेद सब कुछ से आपको गुजरना पड़ेगा, सारी स्ट्रेटजी आपको लगानी पड़ेगी, बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा कि कैसे आपको रास्ता निकालना है और कैसे फतह जो है वो हासिल करना है। चलिए नेक्स्ट जो प्लान है आपने बता ही दिया है कि आगे का जो प्लान है आपका, SSC का दरवाजा आप बंद कर रही है, SSC का जो आगे आप नहीं देने वाली है। और एक चीज, हाँ अभी इंटरव्यू के दौरान ही मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन आया कि आप बार बार बोल रही हैं कि SSC भी दे रही थी और साथ में बैंकिंग की भी तैयारी कर रही थी, करेक्ट? तो ये दोनों में आप कैसे सामंजस्य कैसे बैठा पा रही थी दोनों का, क्योंकि एग्जाम का जो पैटर्न है वो अलग है और नेचर ऑफ क्वेश्चन भी अलग है, तो दोनों में कैसे आप एक साथ कैसे तैयारी कर रही थी? एक्चुअली जैसे मैंने कहा कि ये प्लान बी था, SSC CGL। SSC CGL क्यों मैंने प्लान बी किया था कि थोड़ा बहुत मुझे लगा कि UPSC वाली चीज, हाँ इधर पॉलिटी हिस्ट्री वगैरह है तो UPSC से थोड़ा ओवरलैप है, बैंकिंग में ऐसा नहीं होता है, बैंकिंग में ये सारी चीजें नहीं होती। तो इसीलिए मैंने SSC CGL को प्रेफरेंस दिया था। पर जब मुझे ऐसा लगा कि ये तो काफी टाइम हो रहा है, मैंने मास्टर्स भी नहीं किया, जबकि मेरी मम्मी काफी कह रही थी कि तुम मास्टर्स में एडमिशन ले लो उसके साथ साथ करना, पर मैंने अपनी बात को ये किया, तो अब कर तो लिया मैंने, पर टाइम इतना लग रहा था तो फिर अब शॉर्टकट चाहिए, तो सोचा बैंकिंग भी दे के देख ही लेते हैं कि अगर क्योंकि मतलब नौकरी से अल्टीमेटली UPSC करनी है, तो फिर बैंकिंग भी दे देते हैं। इसीलिए बैंकिंग की तरफ भी फिर शुरू किया, बैंकिंग का भी शुरू किया। उसके बाद बैंकिंग में उतना डिवोटेड नहीं थी बैंकिंग के लिए, तो जैसे प्रीलिम्स है, प्रीलिम्स की ये डेट है तो उसके 20 दिन पहले मैं प्रीलिम्स के मॉक लगाने शुरू करती थी। प्रीलिम्स मेरा हमेशा से निकलता आया, तो उसके लिए कॉन्फिडेंस था कि हाँ अब 20 दिन भी देने की जरूरत नहीं है, प्रीलिम्स का अगर कोई पेपर आता है तो मैं निकाल लूंगी, मतलब विथ 5 मॉक्स मैं प्रीलिम्स तो क्लियर कर लूंगी आराम से। मेन उसमें बैंकिंग वाला? मेंस था, जी। हाँ बैंकिंग वाला प्रीलिम्स तो मैं निकाल लूंगी।
मेन उसमें जो टेंशन था वो मेंस के लिए था, क्योंकि उसका लेवल काफी हाई हो जाता है। मैथ्स, रीजनिंग, उसमें विदाउट प्रैक्टिस आप नहीं नहीं कर सकते। उसमें नैया पार नहीं हो सकती है। करंट जी। अफेयर्स तो एसएससी के वजह से मेरा उसका रिवीजन मतलब होते रहता था, तो करंट अफेयर्स तो हो जाता था, बट मैथ्स रीजनिंग के लिए फिर मुझे मेंस में काफी मतलब टाइम डिवोट उसमें करना पड़ता था। तब भी उतना नहीं करती थी, 1 महीना हो गया। हम्म। तो ऐसे करके पीओ मेंस पे निकला, आईबीपीएस पीओ मेंस निकला 2 बार, बट फाइनल इंटरव्यू दिया। इंटरव्यू में फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ, क्योंकि ऑब्वियसली अगर आपसे कई लोग हैं जो बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं और ऐसे शॉर्टकट लगा के आप अगर नहीं कर मिल सकते। जाती कोई चीज तो फिर तो सारे ही निकाल लेते। तो जी। इसीलिए वहां नहीं मेहनत किया तो नहीं हुआ, यहाँ मेहनत किया तो यहाँ हुआ। ओके, चलिए लास्ट क्वेश्चन है कि जैसे रिजल्ट फाइनल हुआ एसएससी का, एकदम क्लियर आ गया कि हाँ श्रेया जो है अब जीएसटी इंस्पेक्टर बनने जा रही है, तो ये जब क्लियर तस्वीर सामने आ गई तो फैमिली में किसका क्या रिएक्शन था? मम्मी का, पापा का, भैया का और दीदी का? 1 मिनट में बताइए। मम्मी तो बहुत खुश थी। मम्मी ने वो पूरा पल रिकॉर्ड करके रखा है और अभी भी वो देखते रहती है। तो ओके। वो चीज देख के मुझे ऐसा लगता है कि अब ये रिजल्ट तो निकाल दिया यूपी, अगर इसकी इतनी खुशी है तो यूपीएससी अगर निकल जाए तो मम्मी मेरी कितनी खुश होगी, जिसने हमेशा से मुझे इतना पढ़ाया, ये किया। अक्सर लोग ये करते हैं कि किसी घर पे अगर लड़का और लड़की है तो लड़के को ज्यादा पढ़ाना या लड़के की तरफ ज्यादा ध्यान देना, लेकिन मेरे घर में ऐसा मैं कभी नहीं कह सकती कि मुझे कभी काम करने को कहा गया। आज भी मेरी मम्मी कभी मुझे खाना बनाने या काम करने को नहीं कहती है। लोग आते हैं, रिलेटिव आते हैं जो कहते हैं कि बेटी है, इसको खाना बनाना सिखाइए या ये करिए, पर मेरी मम्मी कहती है कि खाना तो बना लेगी, पर अगर पढ़ लिख जाएगी तो सिर्फ मेरा ही नहीं पूरे खानदान का नाम रोशन करेगी। तो इस ये से मतलब ये सारी चीजें काफी मोटिवेटिंग लगती है। पापा भी काफी खुश थे कि हाँ चलो मेरी बेटी अब वो डिपेंडेंट से इंडिपेंडेंट वाली कैटेगरी में आ गई है। और भाई बहन तो खुश होते ही हैं कि एक्साइज की बहुत नौकरी, बढ़िया। वर्दी वाली नौकरी रहेगी। यस यस, यूनिफॉर्म जो है वो आ चुका है अब। हाँ, खैर यूनिफॉर्म जब मिलेगा तो एक बार हम लोग फिर से इंटरव्यू करेंगे आपका। तो आज के यस इंटरव्यू में सर। मेरे ख्याल से इतना ही रहने देते हैं। और लास्ट क्वेश्चन है कि जो फ्यूचर एस्पिरेंट हैं उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे आप, जो नए ये बच्चे तैयारी हाँ, करने जा रहे हैं? जी। एक ही मैसेज मेरा ये है कि प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। मतलब अगर प्रैक्टिस कर ली तो ये एग्जाम आराम से निकल जाएगा, चाहे वो एवरेज स्टूडेंट हो, चाहे वो काफी अच्छा स्टूडेंट रहा हो या काफी वीक स्टूडेंट रहा हो, ये मैटर नहीं करता एग्जाम में। प्रैक्टिस से सब कुछ हो सकता है, और अगर इस एग्जाम में घुसना है तो बहुत सारे पेशेंस के साथ घुसना है, क्योंकि 3 साल कम समय नहीं होता सस्टेन करने के लिए। आप कोई अगर आपको कुछ कह भी रहा है डिमोटिवेटिंग, तो आप रिप्लाई बैक नहीं कर सकते, क्योंकि आपके पास वो रिजल्ट नहीं, आपको पता है कि आपका हो जाएगा पर वो रिजल्ट नहीं है। तो पेशेंस और प्रैक्टिस बहुत जरूरी है इस एग्जाम के लिए। बाकी तो अगर ओके, हार्डवर्क किया है तो उसका रिजल्ट आएगा। चलिए इंटरव्यू को यहीं पे हम लोग कंक्लूड करते हैं। और एक लास्ट क्वेश्चन अभी मेरे दिमाग में आया कि आगाज योर जर्नी जो हमारा चैनल है, इसके संपर्क में आप कैसे आई, कैसे मिला आपको इसका लिंक? सर ये जब एक्साइज में सिलेक्शन हो गया उसके हम्म। बाद पोस्ट प्रेफरेंस भी मैंने भर दी थी। बात आई जब मुझे ये पता चला कि हाँ चलो मुझे एक्साइज डिपार्टमेंट मिल गया है, पर जोन क्या रखना चाहिए। हम्म। तो तब आपकी वो वीडियो मेरे सामने आई, जब आपने सारे जोन्स का डिटेल दे रखा था। ऑल्दो हम्म। मैं ये जानती थी कि पहला प्रेफरेंस मुझे दिल्ली भरना है, क्योंकि वहां मैंने ग्रेजुएशन की है तो दिल्ली से फेमिलियर हूँ। दूसरा हम्म। मुझे बैंगलोर भरना है क्योंकि मेरे भाई बहन वहीं रहते हैं, तो अगर मम्मी पापा को भी वहां के लिए कन्वीनियंट होगा। पर लोगों की वीडियोस देखी बाकी की कि वो कह रहे कि वडोदरा जोन अच्छा है, दिल्ली के बाद वडोदरा ले लो, या नियर बाय होम स्टेट लेना चाहिए। झारखंड हम्म। में वैकेंसी 0 थी तो वो तो मेरे ऑप्शन में ही नहीं था, पर हम्म। नियर बाय लेना चाहिए। पर नियर बाय मुझे कोई वैसा स्टेट लग नहीं रहा था कि मतलब घर आना जाना ये हो पाएगा। और बैंगलोर का ये भी कुछ डाउट्स थे बैंगलोर जोन को लेके कि लैंग्वेज इशू या कहाँ कहाँ
ऑफिसेज हैं बैंगलोर, मतलब सिर्फ बैंगलोर में मिलेगा या नहीं। तो वो क्लैरिटी मुझे आपके वीडियो से आई कि नहीं, बैंगलोर जोन एक अच्छा जोन है, प्रमोशन भी अच्छा है और कोई दिक्कत नहीं होती है। ले सकते हैं अगर रहना है तो, मतलब अगर मेरे लिए तो अच्छा ही था, अगर अच्छा भाई ही है। बहन वही है तो। जी हाँ, जी। तो इसीलिए मुझे वो कॉन्फिडेंस मिला कि हाँ, ऐसी कोई बात नहीं है कि बैंगलोर साउथ है तो नहीं लेना है, नॉर्थ ही लो ऐसी। अब तो वो वहां जाके पता चलेगा, बट मुझे आपके वीडियो से कॉन्फिडेंस मिला और फिर मैंने कुछ नहीं सोचा, छोड़ो अब सेकंड प्रेफरेंस में तो बैंगलोर दे बैंगलोर दिया। ही पढ़ते हैं। हाँ, एक चलिए और हमारी। मैंने बैंगलोर के सीनियर्स से बात की थी, सर से, हम्म। तो उन्होंने भी कहा कि लैंग्वेज इश्यू कोई नहीं आती है, अगर आप हम्म। इंग्लिश में के साथ कंफर्टेबल हैं तो आप आराम से सरवाइव कर लोगे। बाकी वहाँ के लोग भी काफी हिंदी समझने लग गए हैं, तो बिल्कुल बिल्कुल। यही और है। क्लाइमेट, क्लाइमेट जो है बहुत अच्छा है, खास करके हम बिहार और झारखंड वालों के लिए तो वो समझिए क्लाइमेट के मामले में स्वर्ग है हमारे लिए। हमारा जो एडवर्स हाँ। सिचुएशन है बिहार और झारखंड में, उस हिसाब से बहुत अच्छा यस। है क्लाइमेट। रहने में मजा आएगा आपको और अच्छा फील करेंगे। और डिपार्टमेंट में मैं 2-3 ऑफिस भी गया हूँ, ऑफिस भी बहुत अच्छे अच्छे हैं। क्वार्टर्स भी वहाँ मिल सकता है आपको, तो क्वार्टर्स भी बहुत अच्छे अच्छे हैं वहाँ पर। ठीक है। और वैसे तो हाँ, वो आपके क्वार्टर भैया वाली भाभी, भी। भैया भाभी हैं तो फिर तो दिक्कत नहीं आएगी, सब साथ में रहेंगे तो और मजा आएगा आपको। हाँ। चलिए बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और जब आपको वर्दी मिल जाएगी, यूनिफॉर्म पहन लीजिएगा, तो एक बार फिर हमारे चैनल पे आप आइएगा। ठीक है। तो फिर जरूर जैसा सर। आपका बैंगलोर जोन का जो एक्सपीरियंस रहेगा, तो नेक्स्ट जो हम लोग जोन वाइज एनालिसिस करेंगे, तो उसमें आपका लाइव ही रखेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है। ठीक है आपका जो सर। एक्सपीरियंस रहेगा बैंगलोर जोन का। ठीक है। हाँ, मैं ठीक है बैंगलोर श्रेया जी। जोन के बारे में। जी जी। ठीक चलिए, है थैंक सर। यू वेरी मच। थैंक यू थैंक सो यू। मच। थैंक्स फॉर कमिंग। तो दोस्तों देखा आपने कि आज जो हम लोग बात कर रहे थे श्रेया जी से, उनकी पूरी स्टोरी आपने देखी कि इसमें एक चीज जो सबसे अहम बात है कि अगर कोई ठान ले, तो वही जो 1 से 1.5 साल का जो ये गणित है जो एसएससी का है, वो सिर्फ 1 से 1.5 साल का है। अगर आपने डिसाइड कर लिया कि हाँ, मुझे किसी भी कीमत पर एसएससी कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल हमें क्रैक करना है, तो आप कर सकते हैं। दूसरी चीज जो मुझे और समझ में आई, वो है कि एसएससी देते हुए आप बैंकिंग की भी तैयारी कर सकते हैं। जैसे श्रेया ने बताया कि वो बैंकिंग की भी एग्जाम देती थी और एसएससी भी देती थी। और अभी का जो समय है, मुझे लगता है कि एक ऐसा समय आ चुका है कि आप सिर्फ एसएससी पर रिलाई नहीं कर सकते, तो आप बैंकिंग भी दे सकते हैं साथ में। थोड़ा बहुत तैयारी जो है आपको मतलब बोलते हैं ना कि आपको थोड़ा सा तैयारी में अपना बदलाव लाना पड़ेगा, जो कि श्रेया ने किया हुआ है। तो जो श्रेया के इंटरव्यू से मुझे 2 बातें समझ में आई कि 1 से 1.5 साल आप अगर लगन से देते हैं तो ये एग्जाम क्रैक कर सकते हैं, और साथ में आप बैंक पीओ भी क्रैक कर सकते हैं अगर आप तैयारी में थोड़ा सा परिवर्तन लाते हैं। तो ये इंटरव्यू आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और आगे आप कौन से पोस्ट के लिए इंटरव्यू चाहते हैं, या आप में से जो भी एस्पिरेंट सक्सेस हुए हैं एसएससी सीजीएल में, अगर वो इंटरव्यू देना चाहते हैं, तो मेरे आगाज योर जर्नी जो हमारा टेलीग्राम चैनल है वहां पर रिस्पॉन्ड कीजिए, या मुझे सीधा आप मेल कर सकते हैं achaladivakarjha@gmail.com। तो फिर हम लोग शॉर्टलिस्ट करेंगे और जिनका नाम आएगा उनसे मैं डायरेक्ट बात करूंगा, फिर हम लोग इंटरव्यू कंडक्ट करेंगे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, देखते हैं अगला इंटरव्यू किनका होता है। थैंक यू। थैंक यू।